हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर WLI क्वेश्चन के पेपर के बारे में। दोस्तों, जो नांदेड़ डिवीजन का पेपर है, यहाँ पर मैं आपको टोटल 110 क्वेश्चन हल कराने वाला हूँ विद एक्सप्लेनेशन, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। मैं दोस्तों आपको विश्वास दिला देता हूं कि मैं जो पेपर आपको हल कराने वाला हूं बहुत ही शानदार तरीके से हल कराने वाला हूं, जिससे आपको लगेगा कि आपने सच में पेपर को हल किया है। मैं एक क्वेश्चन के साथ में आपको दो दो तीन तीन क्वेश्चन हल कराने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। इसके अलावा दोस्तों, इस पेपर की पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है। पर की जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जहां से आप लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे, और जहां ज्वाइन करने के बाद आपको ये पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। डिवीजन का है जो 35% कोटा वाला पेपर है, 6 लेवल। दोस्तों, ये देखिए पेपर रहा जो 35% कोटे वाला है और लेवल 6 की वैकेंसी के लिए है। मैक्सिमम मार्क यहाँ पर 100 लिखे हुए हैं, डेट भी लिखी हुई है और टाइम भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ इंट्रैक्शन दिए हुए हैं। इंट्रैक्शन में आप इनको पढ़ लीजिए। मैं ऑलरेडी दोस्तों इस पेपर का फर्स्ट पार्ट करा चुका हूँ, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन कराए थे, और 50 के बाद सेकंड पार्ट इस पेपर का इस वीडियो में लेके आया हूँ। क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी लेंथी होने वाली थी, इसलिए मैं यहाँ पर दोस्तों सेकंड पार्ट में ये पूरे जो 51 के बाद 110 क्वेश्चन रहेंगे वो हल कराने वाला हूँ। तो सबसे हम चलते हैं 51 नंबर का जो क्वेश्चन है। 50 तक मैंने ऑलरेडी करा दिया है, तो 51 से हम यहाँ पर आपको कराने वाले हैं। तो देखिए ये 50 और यहाँ पर देखिए 51वें नंबर का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही आज का मानेंगे इस वीडियो का। तो 51वें नंबर का क्वेश्चन है, विशेष अनुमति याचिका SLP के समक्ष दायर की जाती है। तो दोस्तों, ये किसके समक्ष दायर की जाती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑप्शन में एक बार आपको बता देता हूँ कि ABCD, इनमें से सही ऑप्शन आपको चुनना होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, दी सुप्रीम कोर्ट। SLP पूछा है। SLP की फुल फॉर्म होती है दोस्तों, जो SLP होती है स्पेशल लीव पिटीशन, विशेष अनुमति। दोस्तों, न्यायाधीश यहाँ पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो अनुच्छेद 124 से के तहत की गई थी। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यह पीड़ित पक्ष को भारत के क्षेत्र में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी फैसले के खिलाफ न्यायालय या शीर्ष अदालत में सुनवाई की विशेष अनुमति दोस्तों होती है SLP। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य चयन पद है? तो ये दोस्तों मुख्य विधि सहायक, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मुख्य विधि सहायक ये रेलवे में एक दोस्तों कानूनी पद होता है, और ग्रुप बी का ये पद होता है, और लेवल 7 का दोस्तों ये वैकेंसी होती है। 4600 ग्रेड पे का दोस्तों ये मुख्य विधि सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 53, प्रशासनिक हित में 1500 किमी से अधिक लेकिन 2000 किमी से कम दूरी वाले स्थानांतरण के लिए ज्वाइनिंग टाइम के लिए डैश दिनों की अनुमति है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका दोस्तों मैं आंसर देने से पहले आपको समझा देता हूं, आप खुद ही इसका हल निकाल लेंगे। 1000 किलोमीटर तक, यदि 1000 किलोमीटर तक आपका जो है ट्रांसफर होता है, तो उसके लिए 10 दिन दिए जाते हैं। 1000 से लेके 2000 तक 12 दिन दिए जाते हैं, और 2000 से यदि अधिक है तो 15 दिन ज्वाइनिंग के लिए टाइम दिया जाता है। यदि दोस्तों 2000 से अधिक, और अगर आप दोस्तों हवाई यात्रा करते हैं तो 12 दिन का समय दिया जाता है। अब हवाई यात्रा में आपको पता है कि दोस्तों एक दिन में आप पहुंच जाओगे, लेकिन जो 11 दिन बचेंगे
वो आपकी जो छुट्टियां हैं एलएपी छुट्टी उनके साथ में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए 1500 किमी से अधिक लेकिन 2000 किमी से कम दूरी। तो यहाँ पर सही आंसर 12 डेज, 12 दिन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 54। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया हुआ है दोस्तों। मैं आपको हिंदी में हल करा रहा हूँ क्योंकि पेपर बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा अगर इंग्लिश में भी मैं आपको हल कराने लगा। निम्न पर विचार कीजिए। कथन है दोस्तों, लेवल 1 रेलवे कर्मचारी को भी कुछ शर्तों के अधीन टाइप 2 रेलवे क्वार्टर आवंटित किए जा सकते हैं। हाँ, किए जा सकते हैं, राइट है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति रेलवे कर्मचारियों को आवश्यक पूल श्रेणी में टाइप 3 रेलवे क्वार्टर के आवंटन में 5% आरक्षण प्राप्त है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो केवल एक सही है, केवल एक सही है, सी इज राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55। न्यूनतम वेतन अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम वर्ष में पारित हुआ। तो दोस्तों ये न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 1948 में ये पारित हुआ। और दोस्तों ये इस नियम को जो पास किया गया था 1946 में पास किया गया था और प्रभावी जो हुआ जो 15 मार्च 1948 15 मार्च 1948 से प्रभावी हुआ। न्यूनतम वेतन अधिनियम जो 1948 के, इसके तहत दोस्तों एक पारी में कोई भी श्रमिक 12 घंटे ड्यूटी काम कर सकता है। प्रतिदिन जो कार्य का अधिकतम है वो 9 घंटे और लगातार कार्य यदि करता है तो 5 घंटे बाद आधे घंटे का 1/2 आधे घंटे का उसको आराम दिया जाना चाहिए और सप्ताह में 48 घंटे तक वो काम कर सकता है। तो ये न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 में कथन कहा गया है कि सेवा अनुबंध में अन्यथा प्रदान किए गए अन्य शर्तों के अलावा रेलवे सेवा में प्रशिक्षुओं की सेवाओं को 15 दिन नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि समाप्त की जा सकती है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है परिवीक्षाधीन अवधि, जो प्रोविजन पीरियड होता है, ग्रुप सी रेलवे कर्मचारी को 1 माह की नोटिस देकर हटाया जा सकता है, राइट, कि 1 माह का नोटिस देकर उसको हटाया जा सकता है। तो सेकंड वाला गलत सही हो जाएगा, तो केवल सेकंड सही है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वही कथन है और दूसरा भी कथन है दोस्तों। इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से आए हैं कथन वाले। पहला कथन है चयन पदों के लिए यदि किसी कर्मचारी ने चयनित पद ग्रहण करने से इनकार करें तो उन्हें वर्ष में 1 वर्ष के पदोन्नति से वंचित कर दिया जाता है, राइट है। दूसरा है 1 वर्ष के अंत में यदि कर्मचारी पदोन्नत पद ग्रहण करता है 1 वर्ष बाद, तो उसकी वरिष्ठता उसी पैनल से पहले से पदोन्नत व्यक्तियों से कनिष्ठ हो, भले ही वो पैनल में कहीं भी हो। तो कनिष्ठ होगी, जब ज्वाइनिंग करेगा तभी से उसका दोस्तों जो ज्वाइनिंग डेट है वो मानी जाएगी। तो ये दोनों ही यहाँ पर सही है। ऑप्शन कथन जो है 1 और 2 दोनों ही यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा दोनों सही, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारतीय रेल स्थापना मैनुअल के अध्याय 3 के पैरा 310 स्वयं अनुरोध स्थानांतरण मामले से संबंधित है। तो पैरा अध्याय 3 है, पैरा 310 है, पैरा 310 क्वेश्चन नंबर 58 का जो है पैरा 310 है। इसमें दोस्तों पैरा 310 स्वयं अनुरोध स्थानांतरण से संबंधित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। स्वयं अनुरोध स्थानांतरण से संबंधित दोस्तों ये होता है 312 पैरा 312 होता है, तो इसलिए यहाँ पर 310 दिया है, गलत हो जाएगा। दूसरे में कहा गया है भारतीय स्थापना मैनुअल के अध्याय 3 पैरा 311 प्रशासनिक आधार पर कर्मचारियों के स्थानांतरण मामले से संबंधित है। तो प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण ये राइट हो जाएगा, कथन 2 राइट हो जाएगा। कथन 3 भारतीय रेल स्थापना मैनुअल के अध्याय 3 312 के कर्मचारियों के बीच पारस्परिक स्थानांतरण मामले से संबंधित है। यहाँ दिया था दोस्तों स्वयं अनुरोध, इसलिए गलत हो गया।
पारस्परिक यहाँ गलत दिया है, तो यहाँ दोस्तों ये 310 हो जाएगा। 310 में पारस्परिक और 312 में स्वयं अनुरोध स्थानांतरण, तो ये भी यहाँ गलत है, ये भी यहाँ गलत है। और क्वेश्चन 58 का जो सेकंड पॉइंट है वो यहाँ पर सही है, सेकंड यहाँ पर सही है, तो केवल सेकंड यहाँ पर सही है, तो क्या सेकंड में केवल सेकंड, सी इज राइट आंसर। क्यों गलत हुए आप ये समझ लीजिए, 310 की जगह यहाँ 12 होना चाहिए था, और 310 या 12 की जगह 310 होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, चिकित्सा विकोटीकृत कर्मचारियों को उनकी पुनः तैनाती पर सेवा और वरिष्ठता में पूरा लाभ मिलता है। पूरा लाभ मिलता है। 59 नंबर, हाँ पूरा लाभ मिलता है। कथन 2, अधिशेष कर्मचारियों को उनके पुनर्योजन पर उनकी वरिष्ठता के उद्देश्य से पिछली इकाई में पिछली सेवा के लिए पात्र नहीं है। तो हाँ नहीं है, तो ये भी राइट है, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। दोनों सही, दोनों सही कौन से हैं? ए, दोनों ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 60 नंबर, 60 नंबर में देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर इज राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई के पटेल के बारे में बात करें कि इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 में इनका जन्म हुआ, इसलिए 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता के दिवस के रूप में मानते हैं। इनकी जो पुण्यतिथि है 15 दिसंबर को इनकी पुण्यतिथि मानते हैं। इनकी एक मूर्ति है दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में है, नर्मदा नदी, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर, मीटर में है दोस्तों 182 मीटर। अगर फिट की बात करें तो 597 फीट, 597 फीट ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा माना गया है, जो गुजरात में नर्मदा नदी पर है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, HOER के तहत रेल सेवक के वर्गीकरण के प्रति याचिका को उसके विज्ञापन के प्रकाशन के दिनों में दी जा सकती है। तो कितने? 90 दिनों के प्रकाशन के में दी जा सकती है। HOER, इसकी जो फुल फॉर्म होती है HOER, हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। दोस्तों यहाँ मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये कराया था, शायद 17 नंबर का क्वेश्चन था या पिछले जो वीडियो में, कि HOER के तहत जो कर्मचारियों को वर्गीकरण किया गया है, पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है। तो 4 टाइप से 4 वर्गीकरण किए गए हैं। एक तो गहन, जिनको इंटेंसिव बोलते हैं। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं निरंतर या कंटिन्यूअस। तीसरे होते हैं आवश्यक रूप से विरामी या एसेंशियल इंटरमिटेंट, जिनको AI के नाम से जानते हैं। और चौथे होते हैं अपवर्जित, एक्सक्लूडेड। तो चारों को बहुत अच्छे से मैंने पीछे की वीडियो में समझाया है, तो आप उसमें समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 है, डैश घंटों की विश्राम पूरा होने से पहले इंटेंसिव के रूप में वर्गीकृत किसी भी रेल सेवक को नहीं बुलाया जा सकता। तो 12 घंटे से पहले किसी भी जो इंटेंसिव जिनको गहन बोलते हैं दोस्तों, गहन जो कर्मचारी होते हैं, अभी ऊपर मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार से होते हैं, तो 4 में एक गहन इंटेंसिव होते हैं, उनको 12 घंटे की विश्राम पूरा होने से पहले किसी भी काम पर नहीं बुलाया जा सकता। गहन में दोस्तों 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 1 घंटे से कम समय उनको निष्क्रियता अवधि होती है, मतलब वो 1 घंटे से कम समय ही निष्क्रिय रह सकते हैं। शारीरिक व मानसिक रूप से व्यस्त रहते हैं। प्रतिदिन औसत जो ड्यूटी होती है उनकी 6 घंटे की होती है। अगर सप्ताह की बात करें तो 42 से 45 दिन की ड्यूटी होती है। और विश्राम टोटल जो दोस्तों होता है 30 घंटे तक का इनका विश्राम होता है। ये यहाँ पर 12 घंटे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक शब्द और बता देता हूँ कि लॉन्ग ऑन अवधि, आपने सुना होगा लॉन्ग ऑन अवधि। 8 घंटे शिफ्ट ड्यूटी के अलावा अधिकतम समय विश्राम यदि भंग किया जाता है अवधि, तो उसको दोस्तों शॉर्ट ऑफ, उसको लॉन्ग ऑफ कहेंगे। कि यदि शिफ्ट ड्यूटी के अलावा अधिकतम समय विश्राम भंग किया जाता है 8 घंटे से पहले, तो उसको लॉन्ग ऑन
विश्राम भंग का मतलब यहाँ की 2 शिफ्टों के बीच में जो विश्राम दिया जाता है और विश्राम पूरा होने से पहले ही ड्यूटी पर यदि बुला लिया जाता है तो उसको शॉर्ट ऑफ कहा जाता है दोस्तों। उसको क्या कहा जाएगा? शॉर्ट ऑफ कहा जाएगा। लॉन्ग ऑन में शिफ्ट ड्यूटी के अलावा अधिकतम समय ये लॉन्ग ऑन होगा, और शॉर्ट ऑफ क्या होगा कि उसको जो विश्राम का समय दिया गया है उससे पहले ही बुला लिया जाता है, तो वो शॉर्ट ऑफ। ये दोनों शब्द भी आप ध्यान रखिए कि लॉन्ग ऑन क्या है और शॉर्ट ऑफ क्या है। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63, सेक्शन नियंत्रक माह के भत्ते के रूप में अर्जन करता है। तो ये दोस्तों सेक्शन नियंत्रक भत्ते के रूप में पहले 5,000 करता था दोस्तों, 5,000 अभी 6250 रुपए, अभी 6250 रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, 6250 रुपए। जब से डीए 50% जब हुआ है उसके बाद 25% सभी भत्ते बढ़ गए हैं, तो इसलिए ये 6250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 5,000 लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। भत्तों में आपको यदि पुराना है पेपर तो उसमें 25% ऐड करके आप आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 64, कर्मचारी चार्टर के अनुसार कथन 1, आकस्मिक छुट्टी के अनुरोध को 7 कार्य दिवसों में निपटान किया जाना चाहिए। सीएल को 7 कार्य दिवसों में निपटान किया जाना चाहिए, ये गलत है। सीएल का कोई वैसे दोस्तों समय नहीं होता है, और कभी मानते हैं कि 1 डे में निपटान होना चाहिए, वैसे एक्चुअल में कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है, और जो अधिकारी है उसको शीघ्रता से शीघ्र उसको निपटान किया जाना चाहिए। दूसरा कथन में कहा गया है कि भारत बरहम छुट्टी अनुरोध को 30 कार्य दिवसों में निपटान किया जाना चाहिए, राइट है। और तीसरे में कहा गया मात्रा छुट्टी के अनुरोध को 7 कार्य दिवसों में निपटान किया जाना चाहिए, तो ये भी राइट है। तो क्वेश्चन 64 का फर्स्ट गलत है, बाकी दोनों राइट है। तो फर्स्ट गलत है तो सेकंड और थर्ड दोनों सही होंगे, बी इज राइट आंसर हो जाएगा 64 का। अगला को देखिए 65, पति की नसबंदी के ऑपरेशन के कारण महिला रेल कर्मचारी को स्वीकार्य विशेष आकस्मिक छुट्टी की अवधि है। इसका आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले एक बार समझ लीजिए कि यदि कोई पुरुष कर्मचारी है और स्वयं की नसबंदी कराता है तो उसको 6 दिन का अवकाश दिया जाएगा। अवकाश भी दोस्तों रविवार और बीच में जो छुट्टी के दिन यदि आते हैं तो उनको छोड़ कर दिया जाएगा। पुरुष कर्मचारी, यदि पुरुष कर्मचारी पत्नी का यदि नसबंदी होती है तो 7 दिन की छुट्टी दी जाएगी, ये पुरुष कर्मचारी के लिए हो गया। अगर महिला कर्मचारी है तो स्वयं की यदि नसबंदी होती है तो 14 दिन की छुट्टी उसको दी जाएगी, जिसमें रविवार और छुट्टी के दिनों को छोड़ा जाएगा। और यदि पति की नसबंदी होती है तो 1 दिन का अवकाश दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि पति की नसबंदी के ऑपरेशन के कारण महिला रेल कर्मचारी को स्वीकार्य विशेष आकस्मिक अवधि जो छुट्टी है वो 1 दिन होगी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन आपने हल कर दिए, इनको अच्छे से आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत नहीं आती है? क्षैतिज आरक्षण तो ईडब्ल्यूएस नहीं आता है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस नहीं आता है इसमें। क्षैतिज आरक्षण एक बार समझ लीजिए कि इसको ऊर्ध्वाधर आरक्षण कहते हैं, कि ऊर्ध्वाधर श्रेणियों के अलावा जैसे महिलाओं, ट्रांसजेंडर समुदाय, विकलांग या एक्स सर्विसमैन जैसे लाभार्थियों को समान अवसर देना, यही क्या है? क्षैतिज आरक्षण है। या बोल सकते हैं कि विशेष श्रेणी के लिए कुल सीटों में से एक निश्चित संख्या में सीटें देना, यही क्षैतिज आरक्षण है। तो यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण में ईडब्ल्यूएस नहीं आता है, सीसीए आता है। जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस होते हैं, सीसीए की जो फुल फॉर्म है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, ये भी होते हैं। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, एक्स सर्विसमैन, इनको भी यहाँ पर ये क्षैतिज आरक्षण दिया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ईडब्ल्यूएस, नहीं पूछा है तो ईडब्ल्यूएस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, मंडल कर्मचारी मंडल कर्मचारी लाभ निधि समिति में शामिल हैं। तो वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी के अध्यक्ष के रूप में यह नहीं होता है। अपर मंडल रेल प्रबंधक नामित अधिकारी ये होता है। और प्रत्येक मान्यता प्राप्त यूनियनों से 2 प्रतिनिधि, 2 नहीं होते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रतिनिधि होते हैं 6। 67 का जो है प्रतिनिधि 6 सदस्य होते हैं, तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है इसलिए ये गलत हो जाएगा। चौथा, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी द्वारा एक नामित कल्याण निरीक्षक सचिव के रूप में कार्य करता है, तो ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन 2 और 4 सही हो जाएंगे। तो 2 और 4 किसमें है?
2 और 4 किसमें है, तो यहाँ पर 2 और 4 तो किसी में नहीं है। ऑप्शन 2 और 1 और 3 यहाँ पर गलत होगा, 1 और 3 गलत होगा, एक ये गलत है और ये गलत है। तो इसमें सभी कथन सही है। ये दो 67 का केवल 1 और 3, 3 यहाँ पर गलत है, 1 और 3 यहाँ पर पूछा गया है, केवल 1 और 3 गलत है, 1 और 3 गलत है, 2 और 4 सही है। ऑप्शन को कंफ्यूज किया है, हम 2 और 4 ढूंढ रहे थे, 2 4 नहीं है, केवल 1 और 3 गलत है, दोनों सही है। तो राइट आंसर एक ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 68 है, किसी भी महीने के लिए देय राज्य रेलवे भविष्य निधि एसआरपीएफ की सदस्यता की राशि उस महीने के लिए ग्राहक की परिलब्धियों की डैश होगी, तो ये होगा दोस्तों 1/12 राइट आंसर ऑप्शन सी। 69 का देखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2003 के अनुसार गठित आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष अधिकारी और प्रत्येक सदस्य की अवधि है, तो ये होती है दोस्तों 3 वर्ष, 3 वर्ष होती है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर कि 3 वर्ष की अवधि होती है। महिला उत्पीड़न से संबंधित जो अनुच्छेद है 3C में, इससे पहले मैंने उस वीडियो में बताया था 3C से संबंधित है। अधिनियम 2013 है। इसमें दोस्तों इसका जो उद्देश्य है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना। कमेटी में कम से कम दोस्तों 3 से 4 सदस्य होते हैं, 3 से 4 सदस्य होते हैं, जिसमें एक महिला अधिकारी का होना जरूरी है। 2 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको कानून का ज्ञान हो, और संगठन या संघों से भी एक सदस्य जो महिला यौन उत्पीड़न के जो मुद्दे हैं उनसे उनको जानकार होना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 3-4 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 का 3 वर्ष राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, दिव्यांग दिव्यांग बच्चों को शिशु शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति की दर क्या है? ये दिव्यांग बच्चों की पूछा है दोस्तों, जो हैंडीकैप होते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में पूछा है दिव्यांग चाइल्ड के लिए। तो ये दोस्तों दिव्यांग चाइल्ड क्वेश्चन नंबर, ये दोगुनी दर से दिया जाता है, दोगुनी दर से दिया जाता है। अभी दोस्तों दिव्यांगों के लिए प्रति माह 5626 रुपए, पहले यहाँ जो ऑप्शन देखिए दोस्तों 4500 रुपए पर मंथ था, जब पहले 2250 रुपए मिलता था नॉर्मल को, तो उनको डबल मिलता था 4500। अभी दोस्तों नॉर्मल को 2813 रुपए मिलता है, तो उसका डबल दोस्तों 5626 रुपए, मतलब टोटल अगर सालाने की बात करें तो 67,512 रुपए ये मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, लेकिन ऑप्शन सी में भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि 56 क्योंकि ये पुराना पेपर है, इसलिए 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि जो शिक्षण शुल्क है, शिक्षण भत्ता है, वो नर्सरी से 12th तक मिलता है, मतलब जिसमें LKG UKG ऐसे मिलते हैं। टोटल अभी जब नॉर्मल कैंडिडेट है उसको 33,756 रुपए मिलता है एक बच्चे का, और दो पहले बच्चे, दो प्रथम बच्चे होते हैं, उनके लिए दोस्तों ये चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। सी में भी दोस्तों 56 5,626 रुपए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, MACPS लाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारियों की स्क्रीनिंग समय सारणी है, तो ये होती है दोस्तों जनवरी जुलाई का पहला सप्ताह, जनवरी या जुलाई का पहला सप्ताह। MACP लाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारियों की स्क्रीनिंग जो समय सारणी है होगी जनवरी या ऑप्शन में दिया हुआ जुलाई का पहला सप्ताह। MACP की जो फुल फॉर्म होती है वो मॉडिफाइड एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, और ये इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 2008 से, 1 सितंबर 2008 से शुरू हुई थी, और पूरी सेवा काल में 3 वित्तीय उन्नयन मिल सकते हैं, मतलब 3 बार MACP मिल सकती है, और ये हर 10 साल में ये उन्नति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्न कथन पर विचार करना है हमको। 72 में अनुकंपा भत्ता सामान्यतः बर्खास्त या हटाए गए कर्मचारियों को दिया जाता है, तो दोस्तों ये दिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का कथन 2 है। कथन 2 में कहा गया है कि
स्वीकृत अनुकंपा भत्ता 9,000 से कम नहीं होगा। तो ये भी राइट हो जाएगा कि 9,000 से कम नहीं होगा। तो दोनों सही होंगे, दोनों सही वाला ऑप्शन देख लीजिए, दोनों एक और दो दोनों सही है। डी इज राइट आंसर है। अगला देखिए 73, निम्नलिखित पर विचार करना है। वही कथन है अनुभव, ये फुल फॉर्म है, ये एक वर्ड है अनुभव, एन यू एन यू सॉरी ANUVHAV। अनुभव एक पोर्टल है जो सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी अपने कार्य के अनुभवों से संबंधित विचारों सुझावों को सरकार के साथ साझा करने और महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। मंच प्रदान करता है, तो हाँ ये प्रदान करता है, ये मंच प्रदान करता है। दूसरा है लिम्स, LIMBS। LIMBS अदालती मामलों और कानूनी मामलों से संबंधित एक पोर्टल है, ये भी राइट हो जाएगा। लिम्स जो होता है दोस्तों, लिम्स LIMBS, इसकी फुल फॉर्म होती है लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली, लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर तीसरा दिया है स्पैरो। स्पैरो सभी रेलवे कर्मचारियों के अपार्स जो APRS होता है इससे संबंधित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों यहाँ पर एक और दो सही है, एक और दो सही है, केवल बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो सही है, बी। स्पैरो दोस्तों जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है स्पैरो की, यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है SPARROW, SPARROW, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। दोबारा से सुनिए, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 74, एल आकार के रोस्टर में रोस्टर बिंदु 4 को सीधी भर्ती कोटा डैश समुदाय के लिए चिन्हित करता है। तो ये दोस्तों ये करता है अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को ये चिन्हित करता है। क्वेश्चन नंबर 75, अनिवार्य सेवानिवृत्ति है ऑब्लिक सेवा से निष्कासन ऑब्लिक बर्खास्तगी की शास्ति डैश द्वारा लगाया जा सकता है। तो नियुक्त प्राधिकारी द्वारा लगाया जा सकता है। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, जो नियुक्त करता है, वही दोस्तों यहाँ पर बर्खास्त कर सकता है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है, या सेवानिवृत्ति या सेवा से निष्कासन वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए, पदोन्नत पर कर्मचारी के भीतर वेतन निर्धारण का विकल्प दिया जाता है। आपको देखा होगा जब भी आप को प्रमोशन मिलता है तो 1 महीने के भीतर वेतन निर्धारण का विकल्प दिया जाता है। अगला 77, 5 वर्ष की सेवा काल पूरा होने के बाद 7th CPC लेवल 5 के कर्मचारी को 3 सेटों की सुविधा पास डैश श्रेणी में जारी किया जाता है। तो द्वितीय श्रेणी ए पास दोस्तों जारी किया जाता है। लेवल 5 का जो कर्मचारी होता है, 2800 ग्रेड पे का जो कर्मचारी होता है वो लेवल 5 लेवल 5 2800 ग्रेड पे का कर्मचारी, उसको द्वितीय श्रेणी ए सेकंड पास जारी किया जाता है। पास के बारे में दोस्तों हम बात कर लें कि जो राजपत्रित ग्रुप ए और बी के जो कर्मचारी होते हैं उनको प्रथम श्रेणी ए पास दिया जाता है। प्रथम श्रेणी ए पास, देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रथम श्रेणी ए पास। ये ग्रुप ए प्लस बी के जो कर्मचारी होते हैं राजपत्रित, उनको दिया जाता है। और अराजपत्रित जो कर्मचारी जो 4200 या उससे अधिक के होते हैं उनको प्रथम श्रेणी का पास दिया जाता है, प्रथम श्रेणी का पास दिया जाता है। और लेवल 5 को द्वितीय श्रेणी ए पास दिया जाता है, द्वितीय श्रेणी ए पास दिया जाता है। इसके अलावा जो भी हैं जैसे 1800, 1900 या 2800 ग्रेड पे वाले हैं उनको वर्ष में एक द्वितीय श्रेणी का ए पास दिया जाता है और बाकी 2 सेट स्लीपर के दिए जाते हैं। सेवा काल 5 वर्ष पूरा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 78, ई ऑफिस में मैनेजिंग फाइलों के लिए इनमें से कौन सा उपलब्ध नहीं है? तो डिलीट नहीं है दोस्तों, बाकी डिजिटल हस्ताक्षर है, प्रेषण है, समाप्त करना, ये तीनों है, डिलीट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79 में देखिए, PWBD उम्मीदवारों को पदोन्नति में आरक्षण एवं संवर्गों में लागू होगा जिनमें सीधी भर्ती के कारक यदि कोई है तो 75% से अधिक नहीं है। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, HRMS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? HRMS के बारे में पूछा गया है कि कौन सा
कथन सत्य नहीं है। तो HRMS फर्स्ट पॉइंट में देखिए, HRMS आई पास का संशोधित नाम है, नहीं ये गलत है। आई पास का संशोधित नाम नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बी देखिए, यह एक कर्मचारी डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है, राइट है। इसका प्रबंधन क्रिस द्वारा किया जाता है। जो क्रिस है, CRIS, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, CRIS क्रिस आपने सुना होगा, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके द्वारा प्रबंधन किया जाता है, राइट है। यह कार्यालय के कामकाज को डिजिटल बनाने का एक प्रयास है, ये भी राइट है। तो यहाँ पर ये ए एच गलत है, तो आंसर यहाँ पर नहीं के बारे में, कथन सत्य नहीं है, असत्य पूछा था, तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। HRMS दोस्तों आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम होता है, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, जो लॉन्च हुआ था 26 नवंबर 2020, 26 नवंबर 2020 को ये लॉन्च किया गया था, HRMS ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 81, लोकोमोटर विकलांगता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता आती है? लोकोमोटर का मतलब होता है दोस्तों जो चलन संबंधी, मतलब चलने फिरने में जो विकलांगता होती है वो लोकोमोटर विकलांगता होती है। तो उसमें कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति भी, वनापन भी, एसिड अटैक व्यक्ति, ये सभी दोस्तों इसमें आ जाएगा। डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, कर्मचारी के वेतन को संरक्षित किया जाएगा जब अपने स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण निचले पद पर हो, बशर्ते डैश की न्यूनतम सेवा पूरी कर ली गई है। तो एक वर्ष यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, रेलवे कर्मचारी को शास्त्री के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति होने के बाद अमान्य पेंशन दी जाती है, ये नहीं, गलत हो जाएगा। दूसरा, मेडिकल बोर्ड द्वारा रेलवे बोर्ड की किसी भी श्रेणी के अयोग्य घोषित किए गए कर्मचारी को सामान्य पेंशन दी जाती है, सामान्य पेंशन दी जाएगी, यहाँ पर अमान लिखा हुआ था, सामान्य पेंशन दी जाएगी, राइट हो जाएगा। तीसरा देखिए, स्थायी पद की समाप्ति के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारी को मुआवजा पेंशन दी जाएगी, ये गलत हो जाएगा। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन जो यहाँ पर दिए हुए हैं, कथन 2 सही हो जाएगा। तो केवल दो इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर यहाँ पर होगा। 84 देखिए, क्वेश्चन नंबर 84, वर्ष 1951 में परमानेंट, ये परमानेंट लिखा हुआ है, परमानेंट नॉग सेटिंग मशीन, PNM के बारे में बात हो रही है। PNM की स्थापना की गई थी 84 में, PNM की स्थापना की गई थी बीबी गिरी द्वारा। बीबी गिरी कौन थे दोस्तों? ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे बीबी गिरी, जिनका पूरा नाम था बरायगिरी वेंकट गिरी, ये इनका पूरा नाम था। ये जो PNM होता है, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी की स्थापना बीबी गिरी द्वारा की गई थी। और बीबी गिरी ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। और ये कब राष्ट्रपति रहे थे? 24 अगस्त 1969 से लेके 24 अगस्त 1974 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। और इनको 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उपराष्ट्रपति भी रहे दोस्तों, तीसरे नंबर के उपराष्ट्रपति रहे हैं। कब से कब तक? 13 मई 1967 से 13 मई 1967 से लेके 3 मई 1969 तक दोस्तों ये उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो यहाँ पर बीबी गिरी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो PNM होती है, PNM के बारे में बात हुई है कि इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष 3 स्तर पर होते हैं, जैसे मंडल स्तर या कारखाना स्तर पर DRM साहब होते हैं। अगर हम क्षेत्रीय स्तर या जोनल स्तर की बात करें तो इस पर दोस्तों GM साहब होते हैं। और अगर रेलवे बोर्ड स्तर पर बात करें तो रेलवे बोर्ड का जो महानिदेशक है, ये दोस्तों इसके अध्यक्ष होते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि PNM का अध्यक्ष मंडल स्तर पर या जोनल स्तर पर या रेलवे बोर्ड पर, किसी से भी दोस्तों ये पूछ लिया जाता है। तो मंडल स्तर पर DRM, जोनल स्तर पर GM और रेलवे बोर्ड स्तर पर जो महानिदेशक है मानव संसाधन, वो दोस्तों इसके अध्यक्ष होते हैं। परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी इसकी फुल फॉर्म है। बीबी गिरी ने दोस्तों ये 1951 में ये लाया, मतलब की गई थी ये। 85, किसी रेलवे कर्मचारी की अधिवर्षता पर 44,000 की पेंशन राशि स्वीकृत की जाती है। तो पेंशन के एक राशि
एक राशि दान की अधिकतम देय राशि क्या होगी? अधिकतम देय राशि क्या होगी? ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर हल करा देता हूँ कि इसमें पूछा गया है जो 44,000 पेंशन है, 44,000 पेंशन के एक राशि, तो यहाँ पर है जो एज फैक्टर है वो एज फैक्टर के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर निकाला जाएगा, एज फैक्टर के हिसाब से निकाला जाएगा कि जो 44,000 है उसका 40% दोस्तों यहाँ निकाला जाएगा। 44,000 का 40% है और 44,000 का 40% दोस्तों 17,600 हो जाएगा। 17,600 अगर इसको एज फैक्टर के साथ में गुणा करते हैं, एज फैक्टर दोस्तों क्या रहेगा इसका 98.328 ये एज फैक्टर रहेगा। इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो 17,30,573 रुपए इसका सही आंसर आता है। आपको दोस्तों जो 98.32 का मैंने 8 का गुणा किया है ये एज फैक्टर है। एज फैक्टर आपको रटने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर एज फैक्टर जैसे 61 का जो एज फैक्टर होता है वो दो होता है दोस्तों 8.194 ये एज फैक्टर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से एज फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 17,30,573 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। एक रेलवे कर्मचारी ने अपनी अधिवर्षता पर अपना निवास स्थान बदल लिया है, जो वर्तमान निवास स्थान से 20 किमी से कम दूरी पर अंतिम मूल्य वेतन 84,000 रुपए है। सीटीजी के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी? वही दोस्तों कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी? सीटीजी क्या होता है दोस्तों? पहले सीटीजी समझिए। सीटीजी होता है कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। तो यदि 20 किलोमीटर से अधिक है, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को, यदि 20 किलोमीटर से अधिक है तो उसका दोस्तों मूल वेतन का 80% दिया जाता है और 20 किलोमीटर से कम है तो दोस्तों मूल वेतन का जो 80% है, मूल वेतन जो 80% है उसका 1/3 दिया जाता है। 1/3 दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सीटीजी यदि जैसे डीए 50% हो गया था तो सीटीजी की दरों में भी दोस्तों 25% की दोस्तों बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं। तो 20 किलोमीटर से अधिक है, तो 20 किलोमीटर से अधिक है यहाँ पर, तो यहाँ पर कम दिया है तो 84,000 का 1/3, 84,000 का 1/3 निकालेंगे तो इनमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर दूरी ज्यादा है, 20 किलोमीटर से अधिक दूरी है, तो ये राइट आंसर हो जाता है कि ये 80% दोस्तों इसका हो जाएगा 67,200 रुपए। 67,200 इसका आंसर यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर अधिक मानेंगे तब, आंसर की में दोस्तों सी दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर 20 किलोमीटर से अधिक दूरी इसको माना जाएगा। तो 67,200 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87। 87 भी देखिए कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। रेलवे कर्मचारी है, 15/11/1990 को नियुक्त हुआ, उसका अंतिम मूल वेतन 66,000 रुपए है। सेवानिवृत्ति के समय उसके खाते में 270 एलएपी है, 200 दिन की एचएलएपी है। उसकी सेवानिवृत्ति के समय दे छुट्टी नकदीकरण कितना होगा? डीए की दर दी है 42%। तो इसको कैसे निकालना होगा? कई बार दोस्तों हर पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है, तो कैसे निकालना होगा अच्छे से इसको समझिए कि 66,000 रुपए अंतिम वेतन है, 42% चल रहा है। तो सबसे पहले सीधा सीधा तरीका, दो तीन तरीके हैं, पहले सीधा सीधा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 66,000 का 42% निकाल लेते हैं जो डीए होगा। तो 66,000 का 42% होता है 27,720 रुपए। 66,000 और 27,720 रुपए को जोड़ देंगे तो 93,720 रुपए हो जाएगा। 93,720 रुपए ये हो गया दोस्तों उसका मासिक वेतन। अब मासिक का मतलब कि 30 दिन का वेतन है तो 30 से इसको डिवाइड कर देंगे। 30 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का जो वेतन आएगा 3,124 रुपए। 3,124 रुपए ये एक दिन का वेतन हो गया। अब समझिए यहाँ पर एक जो समझना है कि दिन कितने हैं। यहाँ पर 270 दिन यहाँ पर दिया हुआ है, उसकी एलएपी 270 दिन है, एचएलएपी 200 दिन है। अब यहाँ पर देखिए 300 छुट्टियों का पैसा मिलता है, आपको सबको पता है कि 300 छुट्टियों का पैसा मिलता है। 300 छुट्टी बनाने के लिए 270 में 30 क्या जोड़ना पड़ेगा?
HLAP जोड़ना पड़ेगा, तो ये 300 होंगी। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि HLAP का, एक HLAP का आधे दिन का पैसा मिलता है, मतलब 2 HLAP का 1 दिन का पैसा मिलता है, तो 30 दिन का 15 दिन का ये पैसा मिलेगा। 30 जोड़ रहे हैं तो 15 दिन का पैसा मिलेगा, मतलब 270 प्लस 15, 270 प्लस 15 तो 85, 285, 285 दिन का ये पैसा मिलेगा। एक दिन का पैसा कितना आया था? 3124 को 285 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 8,90,000, 8,90,340 रुपए, 8,90,340 रुपए सही आंसर आ जाएगा। दोबारा से एक बार इसको देखें, दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ये अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो डीए दिया है 42%, डीए दिया है 42%, एक सेकेंड, हाँ, डीए कितना दिया है? 42% डीए दिया है, मूल वेतन 66,000 रुपए है। तो पहले हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 42% निकाल लेंगे 66,000 का। तो 42% 66,000 का कितना होता है? ये होता है 27,000, 27,720 रुपए, 27,720 रुपए ये हो रहा है। 66,000 में जोड़ देंगे तो 93,720 हो जाएगा ये मासिक। इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का निकल जाएगा 3,124। अब हमको यहाँ पर दिन का जो है वो ध्यान रखना है कि 270 दिन है, हमको HLAP कितनी लेनी पड़ेंगी? 30, 300 करने के लिए, लेकिन 30 का आधा हो जाएगा 15, इसलिए 285 दिन का पेमेंट मिलेगा। 285 को दोस्तों जो 3,124 था उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,90,340 से ये इसका पेमेंट हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो गया है। अगला देखिए 88 का, मंडल कर्मचारी द्वारा सीपी ग्राम लिखा हुआ है, सीपी ग्राम के तहत की गई अपील का निपटान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो ये होते हैं दोस्तों सक्षम प्राधिकारी। 88 का क्वेश्चन है, अपर महाप्रबंधक AGM। सीपी ग्राम दोस्तों एक कंप्लेंट पोर्टल है, मतलब यहाँ पर है जो आपने कोई कंप्लेंट की है तो उसका निपटान होता है, तो ये सीपी ग्राम है। तो 88 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, लोको पायलट माल जो गुड्स वाला है का मानक मेडिकल फिटनेस होता है। तो जितने भी लोको पायलट हैं दोस्तों, चाहे वो सहायक लोको पायलट हुआ, चाहे लोको पायलट हुआ, इसके मोटरमैन, संटर, ये सभी दोस्तों A1 कैटेगरी में आते हैं। A1 कैटेगरी में, A2 कैटेगरी में गार्ड्स, पॉइंट्समैन, ASM, स्टेशन मास्टर, ये A2 कैटेगरी में आते हैं। जिसमें A3 में JEE, SSC, CNW जो ये रहते हैं वो उसमें आते हैं। CNW के JEE और SSC, CNW एक डिपार्टमेंट है CNW। B2 दोस्तों टिकट चेकिंग स्टाफ B2 में आता है। एक होता है दोस्तों PME, पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, ये दोस्तों हिंदी में बोलते हैं आवधिक चिकित्सा परीक्षा। 45 वर्ष तक, अगर किसी की एज 45 वर्ष तक मतलब 45 से वर्ष कम है तो 4 वर्ष में एक बार होता है, 4 वर्ष में एक बार। 45 से 55 के बीच में ये 2 साल में एक बार होता है, 45 से 55 के बीच में। और 55 से यदि अधिक होता है तो वो हर साल PME कराया जाता है, आवधिक चिकित्सा परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 90, एनपीएस ग्राहकों के PPAA में कितना अंक होते हैं? PPAN में कितने नंबर होते हैं ये पूछा गया है। तो 16 अंक होते हैं, डी इज राइट आंसर। PPAN इसकी जो फुल फॉर्म होती है परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर, परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर, स्थायी पेंशन खाता संख्या। 16 अंक का होता है। 16 अंक में दोस्तों कैसे कैसे ये होता है, प्रथम जो 4 अंक होते हैं ये कर्मचारी के सेवा में शामिल होने की जो वर्ष होती है वो होती है, प्रथम 4 अंक। उसके बाद जो अगला 5वां जो अंक होता है वो कर्मचारी के सिविल और गैर सिविल मंत्रालय में है कि किस मंत्रालय में है, सिविल में है या गैर सिविल में, तो 5वां अंक वो होता है। अगले जो 6 अंक होते हैं, जैसे 6 5 तक हो गए, 6 7 8 9 10 और 11, जो अगले
6 अंक होते हैं, ये पी ए ओ कोड के बारे में होते हैं। उसके बाद अगले जो 6 अंक होते हैं 11 से लेके 16 तक, वो कर्मचारी का चालू क्रमांक होता है, कर्मचारी का चालू क्रमांक होता है। तो यहाँ जो पूछा गया था PPAN, इसमें 16 अंक होते हैं। 16 अंक मैंने आपको बता दिए कि प्रथम 4 अंक जो कर्मचारी का सेवा में शामिल होने का वर्ष होता है। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे पेन नंबर है, इसमें कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। एनपीएस में कितने अंक होते हैं? 11 अंक होते हैं। आधार आधार आपने देखा होगा, आधार में 12 अंक होते हैं। इसके अलावा जो प्रान नंबर होता है, प्रान नंबर, इसमें 16 अंक होते हैं। आईएफएससी कोड, जो बैंक का आईएफएससी कोड है, इसमें 11 अंक होते हैं। जो उम्मीद कार्ड है आपका, जो उम्मीद कार्ड है, मेडिकल वाला कार्ड है, उसमें 12 अंक होते हैं, उसमें 12 अंक होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये अंक होते हैं। अगला देखिए 90 हो गया है। हम अगला क्वेश्चन देखिए 91। यदि किसी रेलवे कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसकी अहर्क सेवा 10 वर्ष है, उसके परिवार को मृत्यु ग्रेजुएटी की कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? तो ये मूल वेतन का 12 गुना ये किया जाता है। मूल वेतन का 12 गुना। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल वेतन का 12 गुना यहाँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 92। निम्नलिखित में से किस पर आयकर की पूरी तरह छूट प्राप्त है? जो इनकम टैक्स लगता है वो किस पर ये पूरी तरह छूट है? तो डीसीआरजी, इस पर भी छूट होती है। जो डीसीआरजी होता है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, इस पर भी पूरी तरह छूट होती है। और छोटी नकदीकरण, जो लीव इनकेसमेंट लेते हो आप, उस पर भी पूरी छूट होती है। तो ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, छात्रावास सब्सिडी पाने के लिए कर्मचारी के निवास और वार्ड के छात्र के बीच की दूरी के संबंध में आवश्यक पूर्व शर्त क्या है? तो ये 50 किलोमीटर दोस्तों, 50 किलोमीटर यहाँ पर दूर होना चाहिए। हॉस्टल जो सब्सिडी है ये आपको तभी मिलेगी जब आप, जो कर्मचारी का निवास स्थान है और जो छात्रावास में जिसमें रहता है उसमें 50 किलोमीटर का अंतर होना चाहिए। जो हॉस्टल सब्सिडी है दोस्तों वो 8438 रुपये अभी मिल रही है। 8438 रुपये। पहले ये दोस्तों 6750 रुपये हुआ करती थी। 50% जब डीए बढ़ा है तो ये 8438 रुपये अभी मिल रही है। अगला क्वेश्चन देखिए 94 में देखिए, मंडल में डीसीआरजी के विलंबित भुगतान पर ब्याज एकीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो ये दोस्तों जीएम साहब होते हैं, महाप्रबंधक होते हैं। अगला क्वेश्चन 95। ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अनुसार ट्रेड यूनियन बनाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है ट्रेड यूनियन बनाने के लिए। ट्रेड यूनियन का जो उद्देश्य होता है तो वो उद्देश्य होता है कि कार्यस्थल पर अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना। यही दोस्तों ट्रेड यूनियन का जो लक्ष्य है, वो उद्देश्य है, ये उद्देश्य होता है। 96 देखिए 96 है, सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को अनुकंपा भत्ते की अधिकतम राशि क्या दी जाती है? अनुकंपा भत्ते की राशि पेंशन का 2/3 और ग्रेजुएटी का 2/3। ए और बी दोनों ही राइट आंसर हैं। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति देने हेतु सक्षम जो प्राधिकारी होता है वो जीएम होता है। सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? जीएम होता है। यहाँ पर जो पूछा गया था कि सेवा से हटाए गए कर्मचारी को अनुकंपा भत्ते की अधिकतम राशि क्या दी जाती है? तो पेंशन का 2/3 और ग्रेजुएटी का 2/3। यहाँ पर जो नियुक्ति देने का जो सक्षम अधिकारी है वो जीएम साहब होते हैं। 4200 तक, उसमें भी कंडीशन है कि 4200 तक सीधी भर्ती कोटा में 25% से अधिक है तो ऐसे मामले में जीएम साहब करेंगे, और 4200 से अधिक या सीधी भर्ती कोटा 25% से कम हो तो ऐसे मामले में जीएम की सिफारिश पर रेलवे बोर्ड द्वारा उसको नियुक्ति दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 96 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। ए और बी दोनों ही सही है। 97 देखिए, क्वेश्चन नंबर 97, इसमें पूछा गया है ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के लिए उनके जिन्होंने 20 वर्ष से अधिक सेवा की है प्रत्येक वर्ष मानार्थ सेवानिवृत्ति पास के कितने सेट दिए जाएंगे? ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के लिए, ग्रुप सी और डी के जो कर्मचारी हैं उनके लिए दोस्तों 2 सेट दिए जाएंगे, 2 सेट दिए जाएंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है दोस्तों, राजपत्र जो अधिकारी होते हैं जो 20 वर्ष की सेवा उन्होंने की है तो उनको 3 सेट दिए जाते हैं। इसके अलावा जो अराजपत्रित कर्मचारी हैं ग्रुप सी और डी के, उनको
2 सेट दिए जाते हैं। ग्रुप डी का भी कर्मचारी है, उसको भी 2 सेट दिए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 98 का देखिए, 98 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और जनशक्ति नियोजन के संबंध में विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। कैडर प्रबंधन राइट है, मानव संसाधन नीति ये भी राइट है, सही जगह पर सही आदमी ये भी राइट है। तो एक, दो, तीन, तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 98 के बाद क्वेश्चन नंबर 99। कर्मचारियों की छुट्टी किस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत नामांकित समिति द्वारा तय की जाती है? तो दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं है, भारतीय रेलवे भी नहीं है, वेतन भुगतान नहीं है, ट्रेड यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके तहत छुट्टी प्रदत्त की जाती है? जो अवकाश नियमावली है 1972, उसका नियम है 32 का 6, उसके तहत ये दोस्तों समिति द्वारा ये छुट्टियां तय की जाती हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ का। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 100। चिकित्सा विकोटीकृत मामले में यदि वैकल्पिक पद प्रदान किया जाता है तो किस तिथि से अतिरिक्त पद सृजित किया जाता है? तो चिकित्सा विकोटीकृत की तारीख से सेवानिवृत्ति की तारीख तक ये गलत होगा। चिकित्सा विकोटीकृत की तारीख से पुनः तैनाती की तारीख तक ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। सी चिकित्सा विकोटीकृत की तिथि से शैक्षिक सेवानिवृत्ति की तिथि तक ये गलत होगा, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ 100 नंबर। क्वेश्चन नंबर 101। अब देखिए ये दोस्तों 100 क्वेश्चन हो गए। अब 100 से लेके 110 तक ये राजभाषा से संबंधित है। आपको जब पेपर आता है तो उसमें से 100 ही क्वेश्चन करने होते हैं। 100 क्वेश्चन आप ऑप्शनल होते हैं, जिनको पहले करोगे वही दोस्तों यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब ये 101 से लेके 110 तक राजभाषा के हैं, तो राजभाषा भी बहुत अच्छी दोस्तों क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको एक बार में ही सब कुछ समझा दूंगा, और क्वेश्चन आपके उसके बाद हम हल करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन एक बार हम पढ़ लेते हैं। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा का उल्लेख है? तो संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343, ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। लेकिन अब समझिए कि अनुच्छेद 343, इसमें राजभाषा का उल्लेख भाग पूछ लिया यदि जाता है तो 17, भाग 17 में इसका उल्लेख है। राजभाषा आयोग, राजभाषा जो आयोग है उसका गठन हुआ है 7 जून 1955, 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ है। भाग 17 में ये राजभाषा का उल्लेख है, और राजभाषा किस विभाग के अंतर्गत आती है या अधीन होती है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन होती है। अनुच्छेद 43 का 1, अनुच्छेद 43 का 1, ये संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। एक में कहा गया है 343 के 1 में कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 343 के 2 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाएगा, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा। अनुच्छेद 343 के 3 में कहा गया कि अंग्रेजी भाषा जो है, हिंदी के अलावा अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग जारी रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही प्रयोग जारी रहेगा, इसमें भी यही कहा गया है। अब देखिए अनुच्छेद 120 के बारे में बात करते हैं। तो अनुच्छेद 120 से ये संसद में प्रयोग, अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 120 से अनुच्छेद 210 यहाँ लिखा हुआ, अनुच्छेद 210 से ये विधानमंडल में प्रयोग में जो भाषा प्रयोग की जाती है उससे संबंधित है। ये दोनों समझ लें, 110 संसद, 210 विधानमंडल। यहाँ 340 भी लिखा हुआ है। तो 340 क्या है कि जो राष्ट्रपति है वो सामाजिक व शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकता है अनुच्छेद 340 के तहत। तो ये चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट यहाँ पर समझ लीजिए कि 110 संसद, 210 विधानमंडल, और आयोग की स्थापना मैंने बताई है 7 जून 1955, और अनुच्छेद 343 के 1 में
कहा गया है कि हिंदी जो राजभाषा है, हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 2 में हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग होगा। 3 में भी ये कहा गया है कि हिंदी के अलावा अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। तो ये यहाँ पर समझ लिया। अब देखिए क्वेश्चन हम आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, राजभाषा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कुछ दस्तावेज अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाते हैं? तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में तैयार किए जाते हैं। तो मैंने ऊपर बताया था धारा 3 का 3, धारा 343 का 3, 102 का, सॉरी धारा 3 का 3, 3 का 343 का 3 का 3, सी इज राइट आंसर होगा। 3 का 3 इज राइट आंसर यहाँ पर होगा 102 का। 103 का देखिए, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो मैंने अभी बताया गृह मंत्रालय के अधीन आता है। 104 का देखिए, राजभाषा नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम व नियमों के संबंध में जारी निर्देशों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? किसे सौंपी गई है? तो कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख को, कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख को ये सौंपी गई है। टोटल जो नियम होते हैं दोस्तों 12 नियम होते हैं और यहाँ पर राजभाषा नियम 12 के बारे में पूछा गया है। तो जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख को सौंपी गई है। राजभाषा नियम 1976 में आए थे। 1976 में ये राजभाषा नियम आए थे। उसके बाद 1987 में संशोधित हुए हैं, 2007 में संशोधित हुए हैं और लेटेस्ट में अभी 2011 में भी ये संशोधित हुए हैं। नियम संख्या 12 मैंने आपको बता दिया कि राजभाषा नियम जो 12 है उसमें अनुपालन जो कराना है उसका जो उत्तरदायित्व है केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय में जो प्रशासनिक प्रधान होते हैं उनका ये उत्तरदायित्व होगा कि उनका अनुपालन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 105, प्रत्येक वर्ष में विश्व हिंदी दिवस पूछा गया है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यही दोस्तों पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस, तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दोनों आपको यहाँ पर समझ लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 106, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम डैश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो राजभाषा गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, रेलवे के तकनीकी विषयों पर हिंदी के मौलिक पुस्तक लिखने के लिए डैश योजना शुरू की गई है। यहाँ पर ये मौलिक पुस्तकें लिखने की जो योजना शुरू की गई है रेलवे के तकनीकी विषयों पर, तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन बी में लिखा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार। इसके अलावा दोस्तों और भी पुस्तक लेखन है, जैसे मौलिक कथा या कहानी संग्रह का उपन्यास लेखन हेतु चलाई गई जो योजना है वो प्रेमचंद पुरस्कार योजना है। मौलिक कथा या कहानी संग्रह के लिए प्रेमचंद है। और दूसरी एक है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना भी है, जो गजल हेतु, जो मौलिक काव्य या गजल हेतु चलाई गई योजना है। मौलिक काव्य या गजल हेतु चलाई गई योजना का नाम है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 108, रेलवे बोर्ड व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि है वो 3000 रुपए है। निजी प्रयत्नों से हिंदी प्रबोध परीक्षा जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो 1600 रुपए जाती है। और भी मैं बता देता हूं कि जो हिंदी प्रबोध परीक्षा पुरस्कार है वो 1600 रुपए, हिंदी जो प्राग्ञ पुरस्कार है उसमें 2400 रुपए, और हिंदी आशुलिपि परीक्षा है उसमें 3000 रुपए दिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका 3000 राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 109, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्राग्ञ अभी मैंने बताया था 2400 रुपए दिया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 110, कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक जोनल रेलवे ऑब्लिक कारखाना इकाइयों में राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस स्तर के अधिकारी को दिया जाता है? तो ये दोस्तों उच्च प्रशासनिक ग्रेड प्लस के अधिकारी होते हैं। उच्च प्रशासनिक ग्रेड प्लस अधिकारी होते हैं। इसमें दोस्तों एक तो पदक दिया जाता है, पुरस्कार की 10,000 रुपए की राशि दी जाती है।
इसके अलावा दोस्तों रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक भी होता है। रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक इसमें वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी को जाती है, वरिष्ठ प्रेस प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों को दी जाती है। इसमें एक पदक दिया जाता है और 8,000 रुपए दिए जाते हैं। तो दोनों को समझिए, यहाँ पर मैंने कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक के बारे में है, तो ये उच्च ग्रेड के प्रशासनिक अधिकारियों को दी जाती है, जिसमें एक पदक और 10,000 रुपए। और जो दूसरी है रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक ये वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों को दी जाती है, जिसमें एक पदक और 8,000 रुपए दिए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पूरे 110 क्वेश्चन मैंने आपको हल कराए हैं। और दोस्तों आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी वीडियो आपको लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मैंने पीडीएफ के लिए आपको बता दिया कि पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे टेलीग्राम पर पहुंचा दिए जाएंगे और वहां पर ज्वाइन जैसे करोगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी पेपर की। बहुत सारे पेपरों की पीडीएफ वहां पर पड़ी हुई है, तो आप वहां पर और भी पेपरों की पीडीएफ देख सकते हैं। दोस्तों सभी के लिए धन्यवाद।